वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज है 20 मई 2025 और 20 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। कल आपको क्लास में नहीं मिली थी, तो आज अपने 19 और 20 मई 2025 का एक साथ आज अपने करंट पढ़ेंगे। तो आज अपने पढ़ेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का 101वां मिशन लॉन्च किया गया। नीरज चोपड़ा का दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो और भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो आज अपने 19 और 20 मई का करंट है वो एक साथ इस क्लास के अंदर कवर है करेंगे। तो सभी साथी कर दें एक बार सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको करते हैं रिवाइज। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पे है? महाराष्ट्र। केरल कैडर के सेवानिवृत्त 1985 बैच के आईएएस अधिकारी और पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। भुवन रिबू को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस देश में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान प्रदान किया गया? डोमिनिकन गणराज्य के में। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किस स्थान पर किया? हिसार, हरियाणा के अंदर। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने कहां पर एयर शो का आयोजन किया? रांची और पटना में। भूटान पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला देश बन गया। यह किस पहल के तहत किया गया? पर्यटन डिजिटल भुगतान पहल के तहत। भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया जिसमें सभी विनियमित उधारदाताओं को 15 जून 2025 तक अपने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्मों की जानकारी अपलोड करनी होगी? तो CIMS। डॉक्टर सुबन्ना अपियन को उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका क्षेत्र था मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास। तो ये आपके सामने। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख योजना एक जनपद एक उत्पाद के तहत कितने नए उत्पादों को शामिल किया? 12। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर किस स्थान पर भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु समझौता किया? मुंबई। और मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा बना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य बना है। तो ये शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा था उस क्वेश्चनों का एक बार हमने रिवाइज कर लिया है। और ये अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको मिल चुका है। तो मैं जो वीकली टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और लगातार ऐसे मत करना भी एक दिन क्लास नहीं तो आपका करंट का पर्सन छूट जाएगा, मतलब नहीं है। डेली आप करंट की क्लास मेरी देखो और लगभग आपका ऐसा नहीं होगा भी करंट का पर्सन छूट जाएगा। छूटना पर्सन मैं नहीं दूंगा और लगातार मैं आपको पूरा करंट इसके अंदर कवर है करवाता रहूँगा। बस आप निरंतर पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो और वीडियो को एक बार कर दें लाइक शेयर। और आज क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं, हो सकता है 2-4 मिनट अपनी क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसरो का 101वां मिशन लॉन्च मिशन कौन सा था? ये लीजिए भी, इसरो का 101वां लॉन्च मिशन कौन सा था? इससे पहले जनवरी के अंदर इसरो ने नए साल पर 100वां मिशन लॉन्च किया था। कौन सा? 100वां मिशन लॉन्च किया और अब इसरो ने 101वां मिशन लॉन्च कर दिया। इसका नाम है PSLV C61। क्या नाम है? PSLV C61 इसका नाम है। 101वां मिशन लॉन्च किया था। ये लॉन्च करने के बाद इसमें क्या है, तकनीकी खराबी होने के कारण ये मिशन है वो विफल रहा है। क्या रहा है? तकनीकी खराबी के कारण ये मिशन है विफल रहा है। अब इसके बारे में पूरी डिटेल देख लो आपके सामने। PSLV C61 मिशन यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 101वां लॉन्च मिशन है। यानी कि 101वां लॉन्च मिशन कौन सा है? PSLV C61। तकनीकी खराबी, यह मिशन तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया। अब देखो, जैसे ही इसको लॉन्च किया उसके बाद में इसमें तकनीकी खराबी आई और ये विफल हो गया। कौन सा सैटेलाइट? EOS-09 सैटेलाइट से इसको लॉन्च किया गया था। तो इस मिशन में EOS-09 यानी कि अर्थ ऑर्बिटाइजेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाना था, जो एक अर्थ ऑर्बिटाइजेशन सैटेलाइट था।
इसके ज़रिए इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इसमें कौन सा ऑर्बिट है, ऑर्बिट देखो EOS-09 सैटेलाइट को 524 किलोमीटर की सन सिक्रोन्स पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य ये क्या करेगा, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की निगरानी और डेटा संग्रहण करना था। लेकिन ये बीच में ही इसरो के द्वारा यह तकनीकी खराबी के कारण इसका ये विफल रहा है। तो ये क्या काम करेगा, 500 किलोमीटर की सन सन सिक्रोन्स पोलर ऑर्बिट में स्थापित किया जाने वाला था, लेकिन इससे पहले ये इसमें तकनीकी खराबी के कारण ये विफल हो चुका था। इस सैटेलाइट का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की निगरानी और डेटा संग्रहण करना था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब याद रखना ये सारी चीज़ें मैंने करवाई है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि आजकल क्या है, अंतरिक्ष का प्रश्न आता है ना, पूरा तथ्य से पूरी डिटेल से प्रश्न आता है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 16 मई 2025 को मुंबई के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया है? ये लीजिए भी अभी ताज़ा पशु परिचर के अंदर एक इसमें जेल परेडी के अंदर पेपर में प्रश्न आया था कि सचिन तेंदुलकर की है जो प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? मुंबई के अंदर है वानखेड़ा स्टेडियम वहाँ पे। और वहीं पर अब वानखेड़े स्टेडियम के अंदर रोहित शर्मा का जो स्टैंड है उसका अनावरण किया गया है। तो मुंबई के अंदर है वानखेड़ा स्टेडियम, जहाँ पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया गया है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर पहले सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया और अब रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण। तो स्थान वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई, आयोजक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। कारण क्या है, रोहित शर्मा के टेस्ट और T20 क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लेने के उपलक्ष्य में, और अभी ताज़ा विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। विशेष अनावरण स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रोहित शर्मा स्टैंड रखा जाएगा। अन्य सामान, एक स्टैंड का नाम अजीत वाडेकर के नाम पर रखा जाएगा और एक अन्य स्टैंड का नाम शरद पवार के नाम पर रखा जाएगा। ये भी थोड़े थोड़े याद रखना भी, ठीक है। बाकी अपने ये याद रखना है कि इसमें स्टेडियम है उसका एक स्टैंड का नाम रोहित शर्मा स्टैंड का नाम है रखा जाएगा। तो हाल में रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास ले लिया और T20 क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेंका है? ये लीजिए भी धीरे धीरे रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। अब नीरज चोपड़ा ने कह दिया कि मैंने तो 90 मीटर से ऊपर ही थ्रो करना है, उससे नीचे नहीं करना। तो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग के अंदर कितनी दूरी तक भाला फेंका? 90.23 मीटर का। कितना? 90.23 मीटर का भाला फेंक कर ये दूसरे स्थान पर रहे। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। इससे पहले जो शख्स थे विदेशी थे, जर्मनी के खिलाड़ी, उन्होंने 91.06 का भाला थ्रो फेंका था। अब देखो डिटेल, नीरज चोपड़ा का थ्रो। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो किया। आंकड़ा याद रखना। तीसरा प्रयास, नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 90 मीटर का बैरियर तोड़ा। इससे पहले 89 का थ्रो था इनका और अब 90 मीटर का बैरियर तोड़ दिया। दुनिया के 25वें खिलाड़ी बन गए नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 90+ मीटर थ्रो करने वाले ये दुनिया के 25वें खिलाड़ी बन चुके हैं नीरज चोपड़ा। हरियाणा के रहने वाले हैं ये। इतिहास में 23वीं बेस्ट थ्रो, यह है 90.23 मीटर का थ्रो, इतिहास की 23वीं बेस्ट थ्रो रहा इनका। दूसरे नंबर पर रहे नीरज चोपड़ा दोहा डायमंड लीग में, दूसरे नंबर पर। और जर्मनी के जूलियन वेबर, ये रहे 91.0 मीटर थ्रो के साथ वर्ल्ड लीग जीत लिया है इन्होंने। याद रखना, कई बार क्या एग्जाम के अंदर ये भी इनका भी पूछा जा सकता है किसने जीता। जूलियन वेबर ने 91.6 मीटर का थ्रो करके ये वर्ल्ड लीग जीत लिया है। तो नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग के अंदर 90.23 मीटर का थ्रो किया है। भारत ने किस स्वदेशी विकसित उन्नत हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? भारत ने किस स्वदेशी विकसित उन्नत हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है भार्गवास्त्र। इसका किया है भार्गवास्त्र। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, लेकिन अब ये थोड़ी सी चर्चा में है तब मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ ये। तो नाम याद रखना, क्या नाम है? भार्गवास्त्र। विकास स्वदेशी विकसित उन्नत हथियार प्रणाली है। विकासकर्ता कौन है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, SDAL। क्या है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड है, वो इसका विकास करता है। उद्देश्य क्या है? आधुनिक युद्ध में बढ़ते ड्रोन स्वार्म खतरों से निपटने के लिए इसको डिजाइन किया। इनकी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के वैसे बीच में तनातनी चल रही है, तो उसी को लेकर आधुनिक युद्ध में बढ़ते ड्रोन हैं स्वार्म खतरों से निपटने के लिए इसको विकसित किया गया है। उपयोग
ड्रोन स्वार्म यानी कि झुंड में उड़ने वाले ड्रोनों के खतरों को नष्ट करने के लिए ये काम करेगा। यह एक उन्नत और स्वदेशी हथियार प्रणाली है, ये मैंने आपको बता दिया। नाम याद रखना, भार्गवास्त्र। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान के तहत किस स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी वाहन का उपयोग किया जाएगा? भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन है, इसका नाम है समुद्रयान। इसके तहत किस स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी वाहन का उपयोग किया जाएगा? इसका नाम है मत्स्य 6000। किसका उपयोग किया जाएगा? कौन सी पनडुब्बी है? मत्स्य 6000। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, मत्स्य 6000 पनडुब्बी का नाम। ठीक है, अब देखो मुख्य तथ्य। मिशन का नाम समुद्रयान, लॉन्च वर्ष 2026 के अंदर ये निर्धारित है, अभी कोई फिक्स इनकी तारीख नहीं है। मिशन का प्रकार भारत का पहला मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन है। ये उद्देश्य क्या है? समुद्र की 6000 मीटर गहराई तक अन्वेषण करना। यानी कि क्या है, ये बार बार मैंने वैसे कोई क्वेश्चन वैसे आपको मैंने करवा रखा है, ये मत्स्य 6000 वाला। तो ये समुद्र की 6000 मीटर गहराई तक खोज करेगा। ठीक है, और पनडुब्बी का नाम मत्स्य 6000। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी, यानी कि 6000 मीटर की गहराई में ये जाने वाली पनडुब्बी है मत्स्य 6000। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लगा लो इस प्रश्न को स्टार। 4th ग्रेड वालों अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, एग्जाम के अंदर टपकेगा। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बन चुके हैं आपके सामने श्री हरि LR। ये देखो आपके सामने तमिलनाडु के रहने वाले हैं श्री हरि LR। ये अब भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। 85वें आपसे पूछे, 85वें कौन थे? पी श्याम निखिल। याद रखना, 85वें कौन थे? पी श्याम निखिल थे 85वें। और अब 86वें कौन बन चुके हैं? श्री हरि LR भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। तो नाम श्री हरि LR, नगर चेन्नई तमिलनाडु, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। पॉइंट टू पॉइंट याद रखना। टूर्नामेंट एशियन इंडिविजुअल मेंस चैंपियनशिप 2025 के अंदर बने, और कहां पर है? संयुक्त अरब अमीरात के अंदर इसका आयोजन हुआ। और इसके अंदर तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म भी इन्होंने प्राप्त किया है। ज़्यादा डिटेल नहीं आएगी, सीधा प्रश्न आएगा कि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो श्री हरि LR बन चुके हैं। इतना ही प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये लीजिए भी, अभी दोहा डायमंड लीग के अंदर इन्होंने 90.23 मीटर का थ्रो किया। और अब ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को कौन सी उपाधि मिली? मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है। कौन सी उपाधि? मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि इनको मिली है। बस इतना याद रखना है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीज़ें मुख्य मुख्य नाम याद रखना। नीरज चोपड़ा, कौन सी उपाधि? मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि। कोई किसके विभाग द्वारा? रक्षा मंत्रालय का जो सैन्य मामलों का विभाग है उसके द्वारा। ठीक है, और उसमें याद रखना कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता। ये आपको चीज़ें पता है, याद रखना इनको। मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ब्राजील की माइक्रो बायोलॉजिस्टिक्स मारियांगला हुनग्रिया को 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया? देखो कैसे कैसे इनके नाम हैं। अब कोई भी देश विदेश का नाम होता है तो अपने लिए यही नाम आता है। तो ब्राजील की ये माइक्रो बायोलॉजिस्टिक्स, इनका नाम है मारियांगला हुनग्रिया। तो इनको 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज का अवार्ड दिया गया है। तो किस क्षेत्र में दिया गया? तो नाम से ही पता चल रहा है, खाद्य सुरक्षा क्षेत्र के अंदर इनको अवार्ड दिया गया। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर देखो, ब्राजील की माइक्रो बायोलॉजिस्टिक्स मारिया यांगिला हुनग्रिया को 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए दिए गए। या तो अगर कोई विदेशी को सम्मान मिलता है ना, कोई अवार्ड मिलता है, तो उसका या तो सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, या उनको सम्मान पूछ लिया जाता है कि एक बार थोड़ा सा गहराई से भी किस के लिए इनको अवार्ड दिया गया? तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उनको अवार्ड दिया गया। उनके शोध ने ब्राजील को दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश बनने की मदद है। यानी कि अब ये ताज़ा अपडेट में माना जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश बनने वाला है ब्राजील। इसको भी अच्छे तरीके से याद रखना। किससे संबंधित है ये? खाद्य से संबंधित। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित किस टूर्नामेंट को जीता है? ग्रैंड मास्टर
आर प्रज्ञानंदा ने 2025 के अंदर रोमानिया के बुखारेस्ट में कौन सा टूर्नामेंट जीत लिया? इन्होंने जीता है सुपर बेट क्लासिक का, सुपर बेट है क्लासिक 2025 का खिताब है जीत लिया। ये देखो आपके सामने भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा। तो शॉर्टकट याद रखना, सुपर बेट क्लासिक 2025 कहाँ पर हुआ आयोजन इसका? बुखारेस्ट रोमानिया के अंदर। विजेता आर प्रज्ञानंदा है, भारत के खिलाड़ी। और अंतिम स्कोर क्लासिकल खेलों में प्रज्ञानंदा, मैक्सिमम वाचियर लाग्रेव और अली रेजा फिरोजा सभी 5.5 अंकों पर ये बराबरी पर रहे थे। जैसे विदेशों की भी दो तीन खिलाड़ी थे वो भी बराबर रहे, तो अपने भारत के खिलाड़ी थे आर प्रज्ञानंदा, वो भी इसके अंदर बराबर रहे। तो आयोजन याद रखना, बुखारेस्ट रोमानिया के अंदर इसका आयोजन हुआ। ई मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किस देश में हुआ है? ई मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो इसका प्रतिवर्ष आंकड़ा ये रखा गया है 42,000 मीट्रिक टन का, यानी कि प्रतिवर्ष जो 42,000 मीट्रिक टन है ई मेथेनॉल उत्पादन करना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो इसका उद्घाटन हुआ है डेनमार्क के अंदर। नंबर सी कहाँ पर हुआ है? डेनमार्क में। देखो स्थान याद रखना, केसो डेनमार्क। आजकल क्या है एग्जामिनर ये जो डेनमार्क कोई भी जगह देता है ना उसकी जगह पूछ लेता है, तो ये याद रखना केसो डेनमार्क। उपलब्धि, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। विकासकर्ता यूरोपीय ऊर्जा और जापान की मित्सुई, ये एजेंसी है इसके साथ में। विकासकर्ता कौन है? यूरोपीय ऊर्जा और जापान की मित्सुई, इसका सहयोग है। और उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 42,000 मीट्रिक टन ई मेथेनॉल का उत्पादन करना। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? डेनमार्क के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 के अवसर पर भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए देश का पहला कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बैंड क्लस्टर लॉन्च किया है? क्या बात है भी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मैंने बताया 11 मई को अपने बनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। तो इस 2025 के अवसर भारत सरकार ने किस क्षेत्र में देश का पहला कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बैंड क्लस्टर लॉन्च किया? तो ये किया है सीमेंट के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? सीमेंट के क्षेत्र में देश का पहला कार्बन कैप्चर लॉन्च किया है। किसने? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 के अवसर पर। देखो तारीख याद रखना, 11 मई 2025 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस लॉन्च किया विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? इसका मंत्रालय याद रखना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। क्षेत्र कौन सा है? सीमेंट के क्षेत्र में। उद्देश्य देश का पहला कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बैंड क्लस्टर लॉन्च आधारित मॉडल है और सार्वजनिक निजी भागीदारी पर यह मॉडल पर आधारित है, यानी कि पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मॉडल पर यह आधारित है। देश का पहला कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च है। इसका लक्ष्य क्या है? नेट जीरो 2070 तक लक्ष्य की दिशा में भारत का एक महत्वपूर्ण कदम और सीमेंट उद्योग में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास। ये ऐसे लग रहा है कि एग्जाम के अंदर इस प्रकार का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन आजकल के एग्जामिनर हमें लगता है ना भी गंदा सा प्रश्न है, नहीं आने वाला एग्जाम के अंदर प्रश्न है, तो वही एग्जामिनर उस क्वेश्चन को उठाता है। और आपने कल परसों एग्जाम हुआ, देखा होगा आपने किस प्रकार के करंट के प्रश्न आए थे। नेपाल में स्थित किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया? अब ये प्रश्न आएगा पक्का ही फिक्स है। अभी वो एग्जाम के अंदर आया था किस देश का है जो उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, देखो वो प्रश्न आ गया। अब ये इस प्रकार का प्रश्न आएगा, नेपाल में स्थित किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया? तो ये कौन सा ग्लेशियर है? याला ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में ये है याला ग्लेशियर, इसको क्या है मृत घोषित किया गया। ये प्रश्न आएगा फिक्स है सीधे सीधे। तो नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर को आधिकारिक रूप से मृत घोषित किया गया है और ये एशिया का पहला ग्लेशियर है जिसे स्मारक पट्टिका के साथ भी सम्मानित किया गया था। दोनों पॉइंट नोट कर देना, एशिया का पहला ग्लेशियर, इसको स्मारक पट्टिका के साथ इनको सम्मानित किया गया। हाल में स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में स्वीडन के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? अनुराग भूषण को। ऑप्शन नंबर सी, अनुराग भूषण को स्वीडन के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया। अभी इस प्रकार के प्रश्न आते तो नहीं है, लेकिन थोड़े थोड़े याद करने जरूरी है। तारीख याद रखना 15 मई 2025 भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के अगले राजदूत बन गए स्वीडन के अंदर कौन है? अनुराग भूषण। अनुराग भूषण 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी। इतना याद रखना है। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न अभी तक एग्जामिनर ने उठाए नहीं अभी।
ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना डाल देता हूँ मैं। और अभी कल परसों जो एग्ज़ाम हुआ था, पता नहीं, तो उसके अंदर जितने भी 5 क्वेश्चन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के आए थे, और 5 में से 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास के अंदर करवाए थे, सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम के अंदर मिल गए, और ये उसका प्रूफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। कल मैंने इसके अलावा 1 से 15 मई तक की एक क्लास में मैंने दे दी है 15 दिनों की, वो भी आप अच्छे तरीके से देख लेना। क्लासें आपको लगातार मिल रही है, और टेलीग्राम पे आपको पूरा प्रूफ मिल रहा है, किस प्रकार का करंट आ रहा है, किस महीने से करंट आ रहा है, कितने महीनों का करंट पूछा जा रहा है, सब चीज़ें आपको मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, भारत के राष्ट्रपति ने किस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया? तो ये किया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत की किस शीर्ष तीरंदाज ने 11 मई 2025 को शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 के अंदर कांस्य पदक जीता? बाम्बियाला देवी, लक्ष्मी रानी मांझी, दीपिका कुमारी, कोमेलिका बारी। और इसके अंदर बताना भारत का कौन सा स्थान है, और भारत ने इसके अंदर कितने पदक जीते हैं, ये साथ में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे क्योंकि कल क्लास आपको नहीं मिली, तो कल वाले क्वेश्चन और आज वाले क्वेश्चन एक साथ करके आपको मैंने क्वेश्चन, थोड़ी सी क्लास लंबी हो चुकी है क्योंकि लगभग 3 से 4 मिनट की क्लास लंबी हुई है, क्योंकि साथ साथ में हमें पीछे के क्वेश्चनों का है, उनको भी साथ में लेकर चलना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। और ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की 1.0 बुक उपलब्ध है बाजार में, और ये अपनी 2.0 भी बुक बाजार के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। इस बुक का रिवीजन चल रहा है नानक क्लासेस पर। इस बुक का रिवीजन चल रहा है, डेली आपको शाम को 6 बजे क्लास मिलती है। इस बुक का मंथ वाइज आपको रिवीजन दिया जा रहा है, तो अच्छे तरीके से पढ़ो। और इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो तो नंबर बताता हूँ मैं, 80 580 22 001, इस नंबर पर आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। बाकी अपने प्रताप क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान पुलिस की करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर। इसके अलावा 15 प्रैक्टिस सेट हैं, इस पर एक बार लगभग 6 टेस्ट अपलोड हुए हैं। बाकी के टेस्ट आपको मिलेंगे 25 मई के बाद, बाकी के टेस्ट हैं वो 25 मई के बाद मिलेंगे। और ये भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, ड्राइवर, वाहन चालक की, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास, कंटिन्यू क्लास आपको मिलती रहेगी। 1 से 15 की क्लास मैंने आपको दे दी है, और आज की क्लास भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिए। तो क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, और डेली वाली आप करंट अफेयर्स की क्लास है वो आप जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।